स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमें पढ़ना है क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, देखिए क्लास 12 का चैप्टर कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि अगर हम यूनिट की बात करें, जेनेटिक्स यूनिट और बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट। ओके, तो आप लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मेडिसिन की बात करें, ये दोनों चैप्टर्स काफी लंबे चैप्टर्स हैं, ठीक है। और अगर एक बार आप लोग इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए ना, तो मेक श्योर कि आप लोग ये चैप्टर बहुत ही इजी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर समझ में आ जाएगा और बहुत ही इजी वे में आप लोगों को बताने वाली हूं, ठीक है। और मैं एक और बात क्लियर करना चाहती हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज यू हैव टू मस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ओके, एंड शेयर विद ऑल योर कांटेक्ट, ओके, ऑन क्लास 9 to 12 students. So let's start discussing about molecular basis of inheritance chapter. Okay, what is DNA? If we talk about DNA, then what is DNA? DNA क्या है? DNA देखिए एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो क्या करता है, कैरी जेनेटिक मटेरियल from parents to next generation। पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है, कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डीएनए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, चलिए हम चैप्टर के मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो बताइए आप लोग को तो जरूर होगा न्यूक्लिक एसिड के बारे में, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। सच एसिड व्हिच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। ओके, देखिए सच एसिड प्रेजेंट इन वेयर, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, ऐसा एसिड जो कि किसी भी इंडिविजुअल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, उस टाइप के एसिड को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो गया। और देखिए इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मैशर साइंटिस्ट। ओके, इसे किसने डिस्कवर किया है, डिस्कवर किया है फ्रेडरिक मिक्सचर साइंटिस्ट ने, ठीक है, फ्रेडरिक मिक्सचर साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए इसके बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जिसे कि हम समझ लेते हैं। ओके, न्यूक्लिक एसिड के बारे में और भी इंफॉर्मेशन, न्यूक्लिक एसिड का नाम, न्यूक्लिक एसिड कैसे पड़ा है और, तो चलिए हम इसे भी समझ लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो ये कहां प्रेजेंट रहता है, बताइए, प्रेजेंट in the nucleus of an individual। किसी भी इंडिविजुअल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट कौन रहता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है। इसकी डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो डिस्कवरी किसने की है, फ्रेडरिक मिक्सचर साइंटिस्ट ने, ठीक है, फ्रेडरिक मिक्सचर साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की है, इसकी न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है। लेकिन सिर्फ डिस्कवरी की, नाम नहीं रखा था इसका, सिर्फ और सिर्फ डिस्कवरी की। कहां से की थी इसकी डिस्कवरी, तो फर्स्ट सेल में से, ठीक है। फर्स्ट सेल कहां प्रेजेंट रहता है, तो फर्स्ट सेल डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट रहता है। देखिए फर्स्ट जैसे हम लोग हिंदी में मवाज भी कहते हैं, ठीक है, इसमें इन्होंने डिस्कवरी की थी फ्रेडरिक मिक्सचर साइंटिस्ट ने न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है। और ये फर्स्ट सेल पाया कहां जाता है, तो डब्ल्यूबीसी में पाया, लेकिन इन्होंने नाम नहीं रखा था, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिस्कवरी की थी, ठीक है। नेमिंग किसने की है, नेमिंग जो है, नेमिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो नेमिंग किसने की है, अल्टमान साइंटिस्ट ने, ठीक है, अल्टमान साइंटिस्ट ने नेमिंग की है किसकी, न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड देखिए ये कैसा होता है, सच एसिड व्हिच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर साइंटिस्ट फ्रॉम फर्स्ट सेल ऑफ डब्ल्यूबीसी। The naming was done by Altamont scientist. Okay, so now we have to discuss about what are the components of nucleic acid. Nucleic acid के
न्यूक्लिक एसिड, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखिए मैं एक यहाँ चार्ट बनाने वाली हूँ, ठीक है, आप इस चार्ट को ड्रॉ कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस चैप्टर में हमें कैसे और किस तरीके से, ठीक है, किस फॉर्मेट में हमें ये चैप्टर स्टडी करना है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज पेंटोज शुगर, जिसे हम C5H10O5 भी लिखते हैं। सेकेंड वन इज नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, एंड थर्ड वन इज ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, जिसे हम H3PO4 भी लिखते हैं। क्लियर था? अब देखिए नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड ये सब है ना, लेकिन इनका डिवीजन पेंटोज शुगर और ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड का डिवीजन नहीं है। डिवीजन अगर है तो सिर्फ इसका है, नाइट्रोजिनस बेस का है, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्यूरीन and second one is pyrimidine. Purine is divided into 2 forms, that is adenine and guanine. Guanine को हम लिखते हैं कैपिटल G से और adenine को कैपिटल A से, ठीक है। Pyrimidine is divided into how many parts? Let's think. 3 parts: thymine, cytosine and uracil. Thymine is denoted to T, cytosine is denoted by C and uracil is denoted by U. Okay, so this is the chart of components of nucleic acid. Okay, clear हो गया कि components of nucleic acid की हम बात करें तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर इज आल्सो कॉल्ड एज C5H10O5, नाइट्रोजिनस बेस इज ऑफ 2 टाइप्स एंड ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड इज आल्सो नोन एज H3PO4। If we talk about types of nitrogenous bases, then it is of 2 types, purine and pyrimidine. Purine is classified into 2 types, adenine and guanine. Adenine is written as A and guanine is G. Okay. Pyrimidine is divided into 3 parts: thymine, cytosine and uracil. Thymine we write as T, cytosine C and uracil is U. Okay, so I hope आपको components of nucleic acid clear हो गया होगा। इसका आपने चार्ट बना लिया, clear in the sense इसकी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अदरवाइज क्लियर तो आपको कंपोनेंट के बारे में हमें एक स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो आगे हमें स्टडी करना है, लेकिन इस चार्ट को आप ड्रॉ कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को इतना हिंट हो सके कि आप लोगों को चैप्टर कैसे और किस वे में स्टडी करना है, ठीक है। So let's start discussing about types of nucleic acid. Firstly, we have to understand how many types of nucleic acid and which of them. Okay, so let's start discussing about types of nucleic acid. Types of nucleic acid, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है, लेकिन वो डिवीजन था उसका प्यूरिन एंड पायरिमिडीन में, ठीक है। अदरवाइज न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है डीएनए एंड सेकंड होता है आरएनए, ठीक है। डीएनए को हम क्या लिखते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए को हम लोग क्या लिखते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हमें डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में एक-एक करके स्टडी करना है, इनफैक्ट डिटेल स्टडी करना है डीएनए और आरएनए के बारे में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट डीएनए। डीएनए जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? डी ऑक्सी
राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट इन व्हाट, वेयर? न्यूक्लियस। ओके, डीएनए क्या करता है? तो कैरी जेनेटिक information from parent to प्रोजेनी या फिर नेक्स्ट जनरेशन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो डीएनए एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। डीएनए जो होता है वो हमारी बॉडी का, डीएनए की अगर हम बात करें तो ये हमारी बॉडी का क्या होता है? लार्जेस्ट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, लार्जेस्ट मॉलिक्यूल होता है जो कि हेलिक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हेलिक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये एक तरीके का, ये जो बातें बताई गई हैं ये एक तरीके का क्या है? मॉडल है जिसको डिस्कवर किया था वाटसन क्रिक साइंटिस्ट ने, ठीक है, वाटसन क्रिक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। इनफैक्ट एक और साइंटिस्ट थे जिनका इसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहा, जिनका नाम है विलियम साइंटिस्ट, ठीक है। कब इन्होंने, इन लोगों ने डिस्कवरी की? तो इन लोगों ने डिस्कवरी की 1952 में, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए अभी हमें और बहुत कुछ समझना है। इतना क्लियर हुआ, एक्सरे कैलिग्राफी मेथड में इन्होंने डिस्कवरी की थी, ठीक है। इस मेथड में अगर कोई पूछ दे तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी मेथड से इन लोगों ने डिस्कवरी की थी किसकी? डीएनए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आगे की भी बातें हैं। देखिए इस ग्रेट डिस्कवरी के लिए, ये इतनी बड़ी डिस्कवरी के लिए इन लोगों को क्या हुआ? 1962 में क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। इतनी बड़ी डिस्कवरी थी, तो इस इतनी बड़ी डिस्कवरी के लिए इन लोगों को 1962 में नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। किसको? वाटसन क्रिक को, और एक और साइंटिस्ट है, मैं यहाँ पर उनका नेम नोट कर दे रही हूँ, विलियम साइंटिस्ट, ठीक है। विलियम साइंटिस्ट और वाटसन क्रिक, इन दोनों साइंटिस्ट को क्या हुआ? मिला नोबेल प्राइज 1962 में, ठीक है। जब डिस्कवरी इन्होंने कब की थी? 1952 में। देखिए 10 साल के बाद, 10 इयर्स के आप लोगों के ग्रेट रिसर्च के बाद, बहुत ही ह्यूज रिसर्च के बाद इन लोगों को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। और फाइनली इनका जो मॉडल था कि डीएनए हेलिक्स में प्रेजेंट रहता है, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है, नोबेल प्राइज दे करके। ओके, चलिए आगे की क्या कहानी है इसे भी हम समझते हैं। देखिए डीएनए जो है ना, ये कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ पेंटोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर से, जिसे हम C5H10O5 के नाम से भी जानते हैं, इससे कंसिस्ट होता है। एंड नाइट्रोजनस बेस से भी डीएनए कंसिस्ट होता है। नाइट्रोजनस बेस से कौन कौन से? देखिए नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से? देखिए पैरामिड के ना, एडेनिन वाइलिन साइटोसिन थायमिन वगैरह सब, ठीक है। तो किससे कंसिस्ट होता है? तो ये होता है एडेनिन वाइलिन थायमिन और साइटोसिन से ये क्या होता है? कंसिस्ट होता है। डीएनए जो होता है वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन से कंसिस्ट होता है। देखिए आपको पता है कि यूरेसिल भी तो नाइट्रोजनस बेस था, लेकिन यूरेसिल का आकार यहाँ पे क्यों नहीं हो गया? क्योंकि यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है, ना कि डीएनए में, ठीक है। इनफैक्ट ये और किससे कंसिस्ट होता है? एंड कंसिस्ट ऑफ, एंड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्थो phosphoric acid, that is H3PO4। ओके, क्लियर हो? देखिए डीएनए जो होता है वो कंसिस्ट होता है विद
pentose sugar, nitrogenous base like adenine, guanine, cytosine and thymine, as well as orthophosphoric acid STPO4. Okay, DNA consists with two polynucleotide form of complementary strand. ठीक है, देखिए और भी कुछ इसके बारे में बातें हैं। देखिए डीएनए जो होता है इसमें टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से कंसिस्ट होता है। जब चेन कैसी होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हो गया कि 3 प्राइम जो एंड है वो 5 प्राइम एंड से कनेक्ट रहेगा एंड 5 प्राइम एंड जो है वो 3 प्राइम एंड से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, और ये एक चेन ये हो गई और एक चेन ये हो गई, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये दोनों आपस में कनेक्ट रहेंगे। किसकी हेल्प से? कनेक्ट विथ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं। 3 प्राइम टू 5 प्राइम चेन और 5 प्राइम टू 3 प्राइम चेन। ठीक है, देखिए डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिकल मॉडल होता है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब देखिए कुछ और भी पॉइंट है जो कि हमें समझना है डीएनए के बारे में। देखिए एडेनिन जो होता है वो किसके साथ जुड़ा रहता है? थाइमिन के साथ। ठीक है, अगर हम बात करें ग्वानिन की तो ग्वानिन जुड़ा रहता है साइटोसिन के साथ। ठीक है, साइटोसिन के साथ। देखिए एक रूल आया था जिसका नाम था चारगॉफ रूल। चारगॉफ रूल के अकॉर्डिंग A प्लस T अपॉन में G प्लस C होता है, और ये दोनों क्या होते हैं? ये वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। यानी कि A प्लस C करने पे और G प्लस C करने पे जितना आएगा, ठीक है, वही क्या वैल्यू कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इसके रूल के अकॉर्डिंग, चारगॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए अब हमारा न्यूक्लियोसाइड क्या होता है डीएनए में भी प्रेजेंट। देखिए डीएनए के लिए ये सब पार्ट है जो हमें एक करके पढ़ने हैं। पार्ट इन द सेंस डीएनए में यूज होने वाले टर्म्स भी है। ठीक है, जिससे हमें डीएनए की स्टडी इजीली हमें समझ में आएगी। ठीक है, देखिए न्यूक्लियोसाइड क्या है? जब पेंटोस शुगर लिंक कर जाती है, लिंक विथ व्हाट? नाइट्रोजनस बेस, तब हम इसे ही क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, जब पेंटोस शुगर जो है नाइट्रोजनस बेस से जाकर के जुड़ जाती है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, जैसे एडेनिन प्लस पेंटोस शुगर की अगर हम बात करें क्या बन जाएगा बताइए? एडिनोसाइड। ठीक है, थाइमिन प्लस पेंटोस शुगर थाइनोसाइड। ठीक है, ग्वानिन प्लस पेंटोस शुगर ग्वानोसाइड, और साइटोसिन प्लस पेंटोस शुगर साइटोसाइड। ठीक है, तो ऐसे कुछ होते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड तो कंप्लीट हो गया। अब हमें पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, जब न्यूक्लियोसाइड लिंक कर जाता है, लिंक विथ होम ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, that means what? H3PO4, तब किसका फॉर्मेशन हो जाता है बताइए? तब फॉर्मेशन हो जाता है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, क्लियर हो गया? और अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होती है। ठीक है, अब हम पढ़ना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है? सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड चेन समझ में आ गया कि न्यूक्लियोटाइड चेन क्या है? न्यूक्लियोसाइड जो है वो लिंक करता है आपका फॉस्फोरिक एसिड के साथ, तो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है? व्हेन न्यूक्लियोटाइड लिंक टू ईच अदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, जब क्या होता है?
इसका मतलब देखिए न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड लिंक विथ ईच अदर, जब एक दूसरे से रिएक्ट मतलब लिंक कर जाते हैं, ठीक है, इसके थ्रू, तो बाई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू तब किसका फॉर्मेशन हो जाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से लिंक कर जाता है तब फॉर्मेशन हो जाता है। तो फॉर्मेशन हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखिए एक यहाँ पे की पॉइंट है, मैं इधर नोट कर दे रही हूँ, ठीक है, की पॉइंट है, याद रखने की जरूरत है कि वन टर्न जो होता है ना, वन टर्न ऑफ डीएनए कितने का होता है, तो 3.4 nm या फिर इसे हम 34 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, वन टर्न ऑफ डीएनए इज इक्वल्स टू 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो चलिए हम डीएनए का हेलिक्स बनाते हैं और समझते हैं, ठीक है। डीएनए के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें ऐसे बॉन्ड्स लगे रहते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। अब आप सोचेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का क्या रिलेशन है, तो ये सब कुछ मैं बताऊंगी, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं एक लिटिल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस पे आप लोगों को ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, आप उसे समझते रहिए कि मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, बहुत ही क्लियर है। यहाँ है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन। देखिए यही जो एक पूरा हेलिक्स बनके कंप्लीट हुआ, इसको हम इरेज कर देते हैं ये हेलिक्स से बाहर, ठीक है। देखिए ये एक बार एडेनिन से थाइमिन जुड़ा, ग्वानिन साइटोसिन, थाइमिन से एडेनिन और साइटोसिन से ग्वानिन, ये पूरा एक हेलिक्स है। ये इसी का मैंने मेजरमेंट बताया था कि ये होता है 3.4 नैनोमीटर और इससे हम कह सकते हैं कि 34 एंगस्ट्रॉम का भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर हुआ। ये डीएनए का कैसा स्ट्रक्चर है देखिए, नोट कर रही हूँ, ये है रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है, रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ डीएनए। ये है 3 प्राइमेड, ये है 5 प्राइमेड, ये इनमें खत्म हो रही है आपकी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 प्राइमेड और ये हो जाएगा 3 प्राइमेड। और देखिए ये जो बीच का डिस्टेंस होता है ना, ये बीच का डिस्टेंस ये होता है, ठीक है, कितने का, 2 नैनोमीटर का, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। ये था रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए। अब हमें समझना है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो अब हमें क्या समझना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझना है। तो देखिए सबसे पहले हमें बनाना है पेंटोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर बना लेती है हमें कितनी, लाइन से 4, याद करने के मैं फॉर्मेट बता रही हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों के लिए लर्न करना इजी हो जाएगा। 5 पेंटोज शुगर आप लोगों को बना करके तैयार कर लेनी है, ठीक है। अब देखिए ये पेंटोज शुगर है, तो हम बस नॉर्मली क्या लिख देते हैं इसमें है, जिससे कि हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, शुगर। यहाँ है एडेनिन, यहाँ है थाइमिन, ये ग्वानिन, ये साइटोसिन, फिर इधर क्या हो जाएगा थाइमिन और इधर एडेनिन और इधर साइटोसिन और इधर ग्वानिन। एडेनिन जो है वो थाइमिन से हमेशा डबल बॉन्ड से कनेक्ट रहता है, ये बात आप लोगों को माइंड में सेट कर लेनी है। और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट रहता है, ठीक है। थाइमिन एडेनिन से कितने बॉन्ड से रहेगा, 2 बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, और साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ये शुगर है, पेंटोज शुगर, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट रहेगी पेंटोज शुगर की चेन, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोगों को क्या डाउट है, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ये है डबल हाइड्रोजन
बॉन्ड, यहां है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ फिर से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे ये पूरा एक हेलिक्स है, इस हेलिक्स की क्या होगी जो चेन होगी वो कितने की होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम की होगी, यानी 3.4 नैनोमीटर यानी 34 एंगस्ट्रॉम की, और रही बात इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी 2 नैनोमीटर की होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमें स्टडी करना है द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। आखिर जेनेटिक मटेरियल की सर्च कैसे स्टार्ट हुई और ये कैसे पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, क्यों आरएनए भी तो जेनेटिक मटेरियल हो सकता था ना, तो हाँ आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल, लेकिन डीएनए ही क्यों मेन जेनेटिक मटेरियल है, इसकी सर्च कैसे हुई, नाउ कैसे प्रूव हुआ। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू मस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम और वीडियोस अपलोड कर सकें। ठीक है, सो यू हैव टू मस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, और शेयर करिए, जितना पॉसिबल हो सके उतना आप लोग शेयर भी करिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो आवर टॉपिक इज the search for genetic material or DNA as a जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है कि द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक। देखिए, बिफोर 1926, ओके, बिफोर 1926, 1926 से पहले लोग ऐसा मानते थे कि या तो प्रोटीन और या फिर न्यूक्लिक एसिड, इन्हीं दोनों में से कोई एक क्या है जेनेटिक मटेरियल है। लोग ऐसा मानते थे कि या तो प्रोटीन या तो न्यूक्लिक एसिड क्या है जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन 1926 के बाद क्या हुआ कि 3 एक्सपेरिमेंट्स आए, 3 एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसने ये प्रूव किया कि डीएनए ही क्या है, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये बात क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक है, कब 1926 के बाद। देखिए, 1926 से पहले 1926 से पहले लोग ये मानते थे कि प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड यही दोनों में से कोई एक क्या है जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन इसके बाद 3 एक्सपेरिमेंट हुए जिससे ये प्रूफ हुआ कि डीएनए ही क्या है जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो 3 एक्सपेरिमेंट्स कौन से हैं, तो चलिए हम उन सबको समझ लेते हैं कि 3 एक्सपेरिमेंट्स कौन से हैं। फर्स्ट हम उसके नेम नोट करेंगे एंड देन हम ये समझेंगे कि वो 3 एक्सपेरिमेंट आखिर ऐसा भी क्या प्रूफ हुआ, ऐसा भी क्या बताया गया जिससे कि हम ये पता चले कि डीएनए क्या है जेनेटिक मटेरियल है। So those 3 experiments are, वो 3 कौन से एक्सपेरिमेंट है देखिए। सबसे पहले है ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड पे है बायो केमिकल कैरेक्टराइजेशन, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, बायो केमिकल कैरेक्टराइजेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट। और थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, रेडियो एक्टिव हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट, रेडियो एक्टिव हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट, ये थर्ड एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, और यही तीनों एक्सपेरिमेंट मिलकर के ये प्रूफ किए कि डीएनए ही क्या है जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है,
चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके इन सभी के बारे में स्टडी करना। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा एक्सपेरिमेंट है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन। 1928 में, ठीक है। 1926 के बाद के ये सब एक्सपेरिमेंट, उससे पहले के लोग यही समझते थे कि न्यूक्लिक एसिड या फिर प्रोटीन ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट है, जिन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ना न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ठीक है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि देखिए, इन्होंने दो स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन लिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक टू स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, दो अलग अलग स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूफ करने के लिए लिया, ठीक है। ये दो अलग अलग स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया कौन कौन से थे, तो एक इन्होंने लिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जिन्हें इन्होंने कहा कि ये एस स्ट्रेन है, ठीक है, एस स्ट्रेन है। और एक इन्होंने लिया नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, और इसका नाम इन्होंने दिया कि ये आर स्ट्रेन है, ठीक है, आर स्ट्रेन है, ठीक है। अब इन दोनों को उन्होंने कैसे आखिर में प्रूफ किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, इन दोनों की हेल्प से, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि देखिए, माइस के अंदर इन्होंने हेल्प ली, किसकी, माइस के अंदर। और इस माइस के अंदर एक बार पैथोजेनिक डालते थे, साथ में पैथोजेनिक बैक्टीरिया के साथ या फिर नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के साथ इन्होंने मिक्सचर्स किए, ठीक है। माइस में किस प्रकार से इन्होंने मिक्सचर किए, किस फॉर्म में पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के थ्रू, और इन्होंने प्रूफ किया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस कांसेप्ट। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जब पैथोजेनिक यानी कि कैसा बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया इंसेक्ट इन माइस, जब इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस में इंसेक्ट किया तो माइस क्या हो गया बताइए, माइस डाई, माइस मर गया, ठीक है। जो चूहा था वो मर गया। जब इन्होंने नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी कि आर स्ट्रेन को क्या किया, माइस के अंदर इंसेक्ट किया, इंसेक्ट इन माइस, तो माइस क्या रहा, माइस लाइफ, वो जिंदा रहा, हमारा नहीं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जब हमने पैथोजेनिक यानी कि एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंसेक्ट किया, ठीक है, उन्होंने पैथोजेनिक यानी कि एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस मर गया। और जब नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन वाले को माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस क्या रहा, लाइव रहा, ठीक है, माइस की डेथ नहीं हुई, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि जो पैथोजेनिक था, पैथोजेनिक यानी कि एस स्ट्रेन वाले को हीट करके मार दिया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने इंजेक्ट इन माइस, उसके बाद इन्होंने जब उसको माइस के अंदर डाला तो माइस क्या रहा, माइस लाइफ, माइस जिंदा रहा, मरा नहीं, ठीक है। जब नॉर्मली तरीके से इन्होंने डाला तो माइस मर गया था, लेकिन जब उसे हीट किया, पहले हीट किया और फिर उसे किल करने के बाद उस बैक्टीरिया को जब माइस के अंदर डाला तो माइस क्या हो गया, लाइव रहा, उसकी डेथ नहीं हुई, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, नया एक्सपेरिमेंट कि जब एस स्ट्रेन वाला यानी कि पैथोजेनिक यानी कि एस स्ट्रेन वाले को क्या किया, हीट किया, उसके बाद उसमें ऐड कर दिया आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन कौन है, नॉन पैथोजेनिक है ना, नॉन पैथोजेनिक। और इसके बाद जब इन्होंने इस प्रकार से बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माइस में, इंजेक्ट इन माइस, देन बैक्टीरिया जो माइस था वो माइस क्या कर गया, डाई, माइस मर गया, ठीक है।
तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला कि जो बायोकेमिकल नेचर होता है किसी भी जेनेटिक मटेरियल का वो डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि बायोकेमिकल नेचर किसी का भी डिफाइन नहीं होता है। तो ये प्रूफ हो गया कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जबकि डीएनए ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। देखिए जब पैथोजेनिक था, डायरेक्ट इंसेक्ट इंजेक्ट कर दिया तो वो मिल्क जो माइस था क्या हो गया, डेथ कर गया, ठीक है। जब उसको हम लोग हीट किए, हीट करने के बाद इंस्ट्रूमेंट के साथ मिक्स किए तो भी माइस की डेथ हो गई। लेकिन जब से नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को जब हम माइस में डाले तो माइस क्या हुआ, लाइव रह गया, और पैथोजेनिक बैक्टीरिया को हीट किल करके माइस में इंजेक्ट किए तो भी माइस लाइव रह गया। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस रिस्पांसिबल नहीं होती है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ genetic material in the next generation. Okay, so I hope आपको ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सेकंड एक्सपेरिमेंट है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, जिसे हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड एक्सपेरिमेंट इज बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, और इस एक्सपेरिमेंट में ऐसे कैसे साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, तो फिर हम ये एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।